नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी निकाय चुनाव में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों को चुनने के लिए सर्वे कराएगी। साथ ही कार्यकर्ताओं से राय मशवरा भी करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया सीटों के आरक्षण तय हो जाने के फौरन बाद ही शुरू की जाएगी। तो वहीं चुनाव आचार संहिता के बाद सरकार आरक्षण तय कर देगी। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने आगे कहा कि 7 दिन में उन्होंने 35 निकायों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। इस बात पर विशेष फोकस रहा कि मतदान में आधिकारिक लोगों की सहभागिता हो। इस क्रम में 20 मई तक चलने वाले अभियान में सुधार के लिए अपना सक्रिय योगदान दें। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने आगे कहा कि विगत निकाय परिणामों में रिकॉर्ड सुधार लाने के लक्ष्य के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी ने पिछले निकाय चुनाव में 8 में से 6 नगर निगमों में जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने सभी नगर निगमों के साथ नगर पालिकाओं में जीत का लक्ष्य बनाया है। कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है। कार्यकर्ताओं से उनके राय मांगे जा रहे हैं। उनसे राय मशवरा कर ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनाव के सभी प्रत्याशियों के लिए सर्वे भी किया जाएगा और जो भी प्रत्याशी टॉप पर रहेगा उनके नाम की घोषणा की जाएगी। बीजेपी सभी प्रत्याशियों का सर्वे करवाएगी। कार्यकर्ताओं के बीच में भी राय मशवरा करा जाएगा। आरक्षण तय हो जाने के बाद से कार्य भी फिर शुरू किया जाएगा। बता दें, कुछ दिनों में निकाय चुनाव होने हैं और इस दौरान सभी निकाय चुनावों की तैयारियां भी की जा रही है और सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के लिए कार्यकर्ताओं से राय मशवरा लिया जा रहा है। पार्टी ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाया है। मेरा 7 दिन का प्रवास ऐसी 35 स्थानीय निकायों में मेरे जाना हुआ और यहाँ हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। साथ साथ जिनकी मतदान सूची में नाम रह गए थे वो मतदान सूची में नाम चढ़े, गलत नाम हटें, उसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं ने उसमें प्रयास किया है। 20 तारीख तक उसकी तिथि है और अभी भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ चुनाव यथा समय हो, इसके लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग से अपील भी की है। हर वर्ष उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस साल प्रदेश में वनाग्नि ने इतना विकराल रूप ले लिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं वनाग्नि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार भी लगाई गई है। वहीं मुख्य सचिव को भी कोर्ट में पेश होने की बात कही गई है। साथ ही वन अधिकारियों के चुनाव में ड्यूटी लगाने को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय में सख्त लहजे में सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फायर कंट्रोल के लिए फंड की कमी से लेकर वन विभाग में खाली पड़े पदों तक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से बेहद नाराजगी जताई है। साथ ही इसका समाधान निकालने की भी जरूरत न्यायालय ने बताई है। न्यायालय जब वो कोई बयान देते तो बड़ा सोच समझ के देते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी अपनी सरकार के जो पिछला रिकॉर्ड है देख लेना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी आदेश दिया करते थे जब वो कोई काम नहीं किया करते थे। तो रही बात भर्ती होने की, तो मुझे लगता है कि सरकार इस ओर अपना ध्यान दे रही है और जो जितनी भी वैकेंसी, जितनी भी भर्ती होगी, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो या अन्य तमाम विभागों की है, उनको करने का काम सरकार करेगी। तो माननीय हरीश रावत जी के दिशा निर्देश पर नहीं, बल्कि जो सरकार की मुहिम है भर्ती करने की, वैकेंसियां निकालने की, तो मुझे लगता है उसके तहत ये काम हो रहा है। और रही बात आरोप लगाने की कि माननीय हरीश रावत जी आरोप लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट के बाद ही शायद सरकार जागी होगी, तो हरीश रावत जी भली भांति जानते हैं कि उनको कितने आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। माननीय हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही पोस्ट डाली है और सही बात कही है। सरकार अपने कर्तव्य पथ से डगमगा रही है। सरकार को पता ही नहीं है कि कहाँ क्या काम होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश मंत्री या तो चुनाव में व्यस्त हैं या राजनीति करने में मस्त हैं। उनको राज्य के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, उनको नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनको राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो आपस की खींचतान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, उस वजह से भी ये सब काम प्रभावित हो रहे हैं।
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आगमन होने से उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कई श्रद्धालु बिना दर्शन लिए वापस आए हैं। इस बात को लेकर उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई यात्री दर्शन नहीं कर रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी यात्री बिना पंजीकरण के दर्शन करने के लिए आने की हिमाकत करता है तो उनके वजह से अव्यवस्था हो रही है। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ये स्थिति सामने आई थी और उसके कई कारण थे। एक कारण तो था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दूसरा कारण ये था कि जो मुझे वहाँ के से जानकारी मिली, कुछ यात्रियों ने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई हुई थी और उनको हेलीकॉप्टर की बुकिंग, उसका आप जानते हैं, उसका समय निर्धारित है, दिन निर्धारित है। यदि उस भीड़ में उनका समय जाया होता तो शायद उनकी वो बुकिंग कैंसिल होती या उनको जाने में दिक्कत होती। तो उस नाते उन्होंने दर्शन यहाँ न करके अपने हेलीकॉप्टर में जाना उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में रखा। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि यात्री जो इतनी दूर दूर से आ रहा है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहा है। यदि किसी कारण से वो दर्शन नहीं कर पा रहा है तो ये वास्तव में हमारे लिए एक चिंता का विषय है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम का आगाज हो चुका है और इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि कहीं न कहीं व्यवस्थाएं डगमगाती हुई भी दिखाई दे रही है। यात्रा के शुरुआती दिनों में ही कई तस्वीरें सामने आ चुकी थी जिनमें देखा गया कि विपक्ष लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी खड़ा कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुगम संचालन मॉनिटरिंग के लिए 3 सचिव अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ तमाम विभाग अलर्ट मोड पर है। चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा की तैयारी पूर्व में कर लेनी चाहिए थी। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा और जब व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई तो अब सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि चारधाम यात्रा की तैयारी सरकार को पूर्व में कर लेनी चाहिए, पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। पूरी की पूरी सरकार जो है चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा। लोग आगे, यात्री आगे, जब वो जा रहे हैं, जब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विफल हो गई, अब सरकार के हाथ पांव भी फूले हैं। कभी किसी को नामित कर रहे हैं, कभी किसी को नामित कर रहे हैं। नामित करने से व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। व्यवस्था तो पहले करनी थी। सरकार ने चारधाम की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसे नहीं किया। उसका परिणाम आज आपके सामने और हमारे सामने। खबर देहरादून से है, जहां भगवान विश्वनाथ जगदीश शिला डोली 25वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और वहीं ये डोली राजधानी देहरादून के नगर निगम स्थित टाउन हॉल में पहुंची, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने डोली का स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। वहीं डोली लेकर पहुंचे यात्रा संयोजक व कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी ने जानकारी देते हुए कहा कि विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा पिछले 24 वर्षों से निकाली जा रही है और विश्व शांति की कामना के उद्देश्य को लेकर डोली यात्रा समूचे 13 जिलों में निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि रही है और देव संस्कृति की रक्षा करने और उत्तराखंड में चारों धामों के अलावा 1000 धाम स्थापित हों। वहीं टपकेश्वर मंदिर के श्री 108 महंत कृष्णगिरी महाराज भी डोली का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अपना एक शोध किया, जिनको हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपके संसार के माध्यम से समस्त श्रोताओं को आज बाबा विश्वनाथ जगदीश डोली की उत्सव पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यह डोली यात्रा सिर्फ डोली यात्रा नहीं है, ये सनातन धर्म की भाग बन करके सनातन परंपरा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख है कि हमारे यहाँ क्या परंपरा है। जागृत देवता किस हिसाब से अपनी परंपराओं का आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। माननीय मंत्री प्रसाद जी, तमाम उनके समिति के लोगों को आज के इस पुनीत पर्व पर और आज के इस सुंदर आयोजन पर मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। देखिए, ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली इस बार 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है
वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 1000 धाम यहाँ पे स्थापित हों, 1000 संस्कृत के विद्यालय खुलें, 1000 ध्यान केंद्र बने और जो हमारे उत्तराखंड की जो धरती बंजर हो गई है उसको आबाद करने का, और जो वो बिक रही है, जो भूमाफिया यहाँ पर जमीन को खरीदने का काम कर रहे हैं, उसको न बेचने का संकल्प। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शहर में व्यापारिक संस्थाओं की तरफ से खुला सीवेज बहने को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान ने लगभग 100 रेस्टोरेंट और ढाबों को नोटिस भेजा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर डीके सिंह ने कहा कि ऐसी लापरवाहियों को रोकने के लिए हमने टीमें गठित की हैं और उन सभी लापरवाह व्यावसायिक संस्थाओं को नोटिस भी भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संस्थानों को आदेश दिया है कि जितना सीवेज निकलता है उसका 80% इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खुला सीवेज बहने को लेकर हिदायत दी गई है, सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड जल संस्थान ने नोटिस भेज दिया है, जहां जहां पर भी सीवेज खुले हैं वहां पर नोटिस भेजा गया है। लगभग 100 ऐसे रेस्टोरेंट और ढाबे हैं जिनको नोटिस भेजा गया है, लगातार काम करते हुए नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान तत्पर नजर आ रहे हैं, अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। खुला सीवेज जहां भी नजर आ रहा है उनको नोटिस भेजा जा रहा है। लगभग ऐसे 100 रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, इससे अधिक नंबर में हो सकते हैं, जिन्हें खुले सीवेज उनके आसपास होने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है और सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, जो भी इस तरीके का वेस्टेज है उसको रोकने के लिए हमने टीम्स गठित किए हैं और इंजीनियर्स मॉर्निंग में, इवनिंग में सप्लाई के समय जा रहे हैं और जो इस तरीके का, चाहे घरेलू हो चाहे अघरेलू हो, कोई भी अगर इस तरीके की स्थिति पाई जाती है तो उसके लिए नोटिस सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो बहुत बहुत बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी सीवेज, जो हमारे पानी से सीवेज जनरेट हो रहा है, उस सीवेज जनरेशन का किस तरह से निस्तारण किया जाए। चारधाम यात्रा में यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर जिला स्वास्थ्य प्रशासन एक्टिव मोड में है, जिसके चलते ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच लगातार हो रही है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि हमारे 5 बेड के ट्रांजिट कैंप में हमने 24 घंटे एक मेडिकल टीम 8-8 घंटों के लिए तैनात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यात्री ऋषिकेश से चारधाम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती है। टूरिस्ट कैंप में यात्रियों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। चारधाम यात्रा में हेल्थ अपडेट ये सामने आई है। एक्टिव मोड में स्वास्थ्य विभाग लगातार दिखाई दे रहा है और सभी श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब चाक चौबंद बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं, स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का नजर रखा जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी तैयार किया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर स्वास्थ्य विभाग से फोन लगाकर कनेक्ट किया जा सकता है और लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
इस पर एक और अपडेट जारी कर दिया गया है। जगह जगह पर स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं, हेल्थ चेकअप कैंप श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं। जो हमारा ये ट्रांजिट कैंप चिकित्सालय है 5 बेड का, उसमें 24/7 हमने एक मेडिकल टीम 8-8 घंटे की ड्यूटी पे वहाँ तैनात की है। तो जो भी यात्री, जिनको भी यात्रा जो अपने ऋषिकेश से शुरू कर रहे हैं, उनको यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी असुविधा होती है या तो कोई जरूरत है, तो वहाँ आके वो अपने निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हमारे द्वारा कराई गई हैं, तो वो उसको ले सकते हैं। इसके अलावा यदि छोटी मोटी कोई चोट लग जाती है या गर्मी के सीजन में किसी को मान लो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसलिए 5 बेड के हॉस्पिटल में पौड़ी जिले के रामलीला मैदान में आह्वान संस्था की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत विधायक राजकुमार पौड़ी और उनकी पत्नी सीमा पौड़ी की तरफ से एक स्थानीय बुजुर्ग के साथ रिबन काटकर किया गया। इस दौरान विधायक ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कैंप में करवाया। वहीं आह्वान संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिवसीय शिविर पौड़ी की जनता निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगाया गया था, जिसमें कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सहयोग से यहां पर आने वाले मरीजों को हर तरह की बीमारी की जांच एक छत के नीचे मिल रही है। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया है। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। रिबन काटकर इसका उद्घाटन भी कर लिया गया है। एक बुजुर्ग महिला के साथ इस स्वास्थ्य शिविर का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया है। इस शिविर में सभी श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आह्वान संस्था की ओर से ये शिविर लगाया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं के लिए जरूरी स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है। अपोलो की तरफ से, आह्वान संस्था की तरफ से ये कैंप लगा है। यहाँ में बुजुर्ग माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, भाई बहन सभी आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के यहाँ पे अपना चेकअप करा रहे हैं और सभी युवा भी यहाँ मौजूद है और बहुत अच्छा ये कैंप चल रहा है। और कल भी ये कैंप है। मतलब ये लाभ कहीं न कहीं मिलेगा। जब ये फ्री चेकअप हो रहा है तो लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, दूर दूर से गाँव से आ रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमारे बीच में आए। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज सुबह से लगातार हम लोग इस शिविर में काम कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे बीच बने हुए हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के माध्यम से ही बोला था कि हम लोगों के पास स्पेशलिस्ट की थोड़ा कमी है यहाँ पे, और स्पेशलिस्ट धीरे धीरे करके यहाँ पे अगर हेल्थ चेकअप जो होता है, बॉडी हेल्थ चेकअप कई टेस्ट ऐसे जो यहाँ पे हो नहीं पाते, तो अपोलो के साथ हमने कोलैबोरेट किया था आह्वान संस्था ने, और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एक कैंप लगाया है और जो 2 दिन का शिविर है और आगे भी चलता रहेगा। अगर ऐसे ही हमें आप लोग सहयोग करते रहेंगे। इसमें आप देखेंगे इस टाइम पे हमारे पास न्यूट्रिशिस्ट है, गायनिक है, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और आपके न्यूट्रिशिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, हार्ट रोग के भी हैं, आपके ईसीजी भी हो रहा है डॉक्टर परामर्श पे, और आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी एलएफटी केएफटी सब हो रहे हैं यहाँ पे टेस्ट। मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि जो भी संस्था इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, इन संस्थाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ऐसे कार्यक्रम हर शहर में, हर गांव में होने चाहिए, ताकि आम आदमी को अपने शरीर की जो जांचें हैं उसका परीक्षण करने का मौका मिल जाता है और एक ही जगह पे सारे टेस्ट हो जाते हैं। ये सुविधा भी मिल जाती है। उसके अनुकूल वो भविष्य में अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, तो लोगों को आसानी से ये सुविधा मिलती है। तो इस तरह के कार्यक्रम लगने चाहिए हर माह। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से आ रखे हैं और साथ में हमारा अपोलो फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व है विद मेडिसिन साथ में लेके। हम लोगों ने यहाँ पर एचबी, बीपी, शुगर, ईसीजी, बीएमडी, पीएफटी और नेबुलाइजर मशीन साथ में ला रखे हैं। और हमारे पास डाइटिशियंस भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, गायनियोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट हैं और मेडिसिन के डॉक्टर आ रखे हैं साथ में। हैं और जो हमारी आह्वान संस्था की जो अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और डॉक्टर भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हर साल या 6 महीने में इस तरीके की जो डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ पे हमारे आह्वान संस्था का है। और मेन तो ये है कि डॉक्टरों की बहुत अच्छी व्यवस्था है, डॉक्टर अच्छे हैं और जो हमारे यहाँ पे नितिन भाई है, हमारे भाई लोग, इनके बहुत बड़ा सहयोग है और इनकी वजह से आज देखो अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
कहाँ चल दी है दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल कर देंगे। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर टनकपुर से है, जहां पर शारदा बैराज मार्ग पर खराब सड़क का सुधारीकरण और सरकारी हैंडपंप लगाने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालक बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के पास पहुंचे, जहां उनके द्वारा तमाम समस्याओं के बारे में बताया गया, जिसमें संज्ञान देते हुए बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीप चंद्र पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ई रिक्शा चालक रवि ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि टनकपुर शारदा बैराज सड़क के बहुत बुरे हाल हैं, जिस वजह से जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारे ई रिक्शा को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मां पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। आचार संहिता के नाम पर यहाँ के अधिकारी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आचार संहिता लगी है, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे मजबूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना पड़ा है कि आज जो पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, इतने श्रद्धालु ये अपने जो पुल का रास्ता है अपना शारदा बैराज का शारदा घाट तक का, तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। इसमें मैं जीएम से भी मिला, यहाँ के उप जिलाधिकारी को भी हमने अवगत कराया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रह रही है। नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। और बार अन्य बार भी पूर्णागिरी का मेला होता था, उन हर प्रत्येक रोड में ये जो अपना पिथौरागढ़ चुंगी से लेकर शारदा घाट तक की जो पूरी रोड है, ये मस्जिद वाले घाट की जो पूरी रोड है, इस रोड में पूरा पानी गिराया जाता था। इतनी इस तरह से अनगिनत गाड़ियां धूंधू चल रही हैं। खबर काशीपुर से है, जहां मोबाइल शॉप से अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि घटना का गुस्साए दुकान मालिक और व्यापारियों ने बीजेपी वरिष्ठ नेता दीपक बाली और गगन कंबोज के नेतृत्व में जल्द ही खुलासा करने की मांग की है, जिस पर कोतवाल आशुतोष सिंह ने व्यापारियों को आश्वासन किया है कि चोरी का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि बीते 15 दिन पूर्व गुरु नानक कॉलोनी निवासी मनीष सिंधवानी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पंत पार्क में उसकी मोबाइल की दुकान है। रोजाना की तरह वे दुकान बंद कर अपने घर आ गया था और रात में चोरों ने उसकी दुकान का शटर काटकर दुकान में रखे नए और पुराने मोबाइल चोरी कर लिए थे। पहले मेरी शॉप पे मोबाइल चोरी हुए थे। रात 4 बजे करीब चोर आए और शटर काटा उन्होंने और मेरी शॉप से 32 मोबाइल चुरा के ले गए थे और कुछ नकदी थी 30-35 हज़ार रुपए की, वो ले गए थे। हम बार बार पुलिस पे आ रहे हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ में कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्द पुलिस काम को कार्रवाई करे और इसको मेरे सामने लाए कौन चोर है। बस मैं पुलिस से यही आशा करता हूं कि वो चोर को जल्दी से पकड़ के हमें बताएं। देखिए, आश्वासन तो खैर पुलिस का ये कहना इसमें है कि हम इसमें लगे हैं और अपनी गोपनीयता भी रखना चाहते हैं। हम सबके सामने इस बात का नहीं भी खुलासा, लेकिन ये एक बड़ा मामला है और लगभग सारे व्यापारी वर्ग दूसरी बार थाने कोतवाली आ चुके हैं। और मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ, इसमें निश्चित तौर पर एक बात का तो मैं कह देना चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ बता रहे हैं 6 मोबाइल चालू हुए हैं और वो जो चालू हुए हैं वो बता रहे हैं कि उसमें सिम नहीं पड़ा है। कुछ नई टेक्नोलॉजी से हो सकता है वो सिम नेपाल चालू, ऐसा विषय है। अभी बहुत सोचा था हमारे कुछ व्यापारी भाई, हमारे व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष है उनका भी, ये काशीपुर के अंदर जो मनीष जी है उनकी दुकान में चोरी हुई रात में और 32 मोबाइल उसमें चोरी हो गए थे, जिसमें से 16 नए थे और 16 पुराने मोबाइल थे। अभी उसका खुलासा नहीं हो पा रहा था और पुलिस की क्या जांच चल रही है, क्या नहीं चल रही है, पुलिस कितना एक्टिव है, इसके बारे में इनको कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही। तो उसी बारे में आज हम लोग बात करने आए थे और जब बात की है तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सत्ता दल बीजेपी प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए सर्वे के जरिए अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी में कोई कार्यकर्ता बरसों तक मेहनत करता है तो पार्टी उसका संज्ञान जरूर लेती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक वार्ड से अधिक उम्मीदवार आएंगे और पूरी तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी।
देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करता है और बरसों बरसों से मेहनत करता है तो मुझे लगता है पार्टी उसका संज्ञान हमेशा लेती है। जो भी कार्यकर्ता इच्छुक है कहीं से भी चुनाव लड़ने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बनाया हुआ है, चाहे महानगर के माध्यम से, जिले के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, तमाम जितने भी हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निकाय के, वो हमारे मंडल अध्यक्षों को अपने जो है प्रति आवेदन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जब भी चुनाव होगा तो हमारे अधिक से अधिक लोग हर प्रत्येक वार्डों से, प्रत्येक निकाय से निकल करके आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, और पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।